नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मेरा पहला वीडियो है जो मैं पीडीएफ के माध्यम से स्टार्ट कर रहा हूं ऑनलाइन क्लास। आप मुझसे 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कोई भी छात्र हमसे जुड़ सकते हैं और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मुझे ज़्यादा ऑनलाइन के बारे में, पढ़ाने के बारे में अनुभव ही नहीं है कि कैसे सेटअप वगैरह होता है, मगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें प्रोत्साहित कीजिए और आगे बढ़ने का राह बताइए। आपके कमेंट हमेशा मेरे लिए एक ज्ञानपरक साबित हो सकते हैं, एक अच्छे कमेंट। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है। सोशल साइंस सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री को मैं बताने जा रहा हूँ। उसका क्लास 10th में मुख्यतः 8 सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री में। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां है व्यापार और भूमंडलीकरण, आठवां है प्रेस एवं राष्ट्रवाद, प्रेस की संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। यही 8 चैप्टर हमको क्लास 10th में है। पहले क्लास 10th में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री में टोटल 8 सब्जेक्ट है जिसमें पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी को मैं आज डिस्कवर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपना नॉलेज को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और आप भी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। मैं भी बिहार नालंदा का रहने वाला एक छात्र हूँ और अब आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ लेकर आज हिस्ट्री का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। अब पहले देखिए, बात आता है पहला चैप्टर की, इसमें होता है कि राष्ट्रवाद। पहले राष्ट्रवाद कहते किसको हैं और यूरोप है क्या। यूरोप एक महाद्वीप है या इसी को महादेश बोल लिए, जैसे एशिया महादेश है उसी तरह ये भी है। आपका पहले HW विश्व में कितने महादेश हैं उसके नाम लिखकर आप कमेंट में हमें बताइए। उसी प्रकार यूरोप है, एक महादेश है, महाद्वीप है। उसी में मैं आप लोग को आज बताऊं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। अब पहले 2 शब्द आता है, में तो हो गया अधिकरण, विभक्ति, अधिकरण में पेपर, ये हिंदी का है। और ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, उसी को क्या कहा जाता है सरल अर्थों में राष्ट्रवाद। मतलब देखिए, कहना है कि राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है। जो आपका राजनीतिक चेतना है उसी को बढ़ा चढ़ाकर जो विस्तृत रूप में जब धारण कर लेता है राष्ट्र के प्रति, उसी को क्या कहते हैं राष्ट्रवाद। जो आपके दिल में, हृदय में राष्ट्र का भावना है। जैसे आप मान लीजिए कोई एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, मान लीजिए आप एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, उसका एक संस्कृति होगा और उस समाज का कुछ रहन सहन, ढंग, परिवेश होगा, भूसा, खान पियन होगा। उसी के प्रवेश में जो विकसित होता है, जो उससे लगाव विकसित होता है, जो प्रेम विकसित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। आ गया राष्ट्रवाद समझ में। यूरोप में राष्ट्रवाद की चेतना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से होता है, फ्रांस से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, जो फ्रांस में जो ये राष्ट्र भावना जो जागृत होता है या चेतना का शुरुआत होता है, उसके उस समय विकास में सहायक तत्व, मतलब कितने तत्व सहायक हैं, 6 तत्व हैं। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर से जागना। मतलब लोग फिर से जाग रहे हैं, मतलब किस चीज़ के प्रति, राष्ट्र के प्रति, है ना। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। फिर दूसरा क्या, फ्रांसीसी क्रांति। अब बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 ईस्वी में। राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, उसके जो आदर्श थे
वही बंधुत्व समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा था, उसी के कारण भी राष्ट्रवाद क्या हुआ, उदय हुआ। नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था, नेपोलियन भी जो राजतंत्र था उसको उखाड़ फेंका था और एक नेपोलियन संहिता लाया। मतलब उसमें न्याय के समझ, समानता और अधिकार ने, संपत्ति का भी अधिकार उसमें नेपोलियन ने दिया था। उसके बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उदारवादी सोच, उस समय जो मध्यम वर्ग जो भाग लेने लगे राष्ट्र के प्रेम में, उसका उदय हुआ और उसका उदारवादी जो सोच हुआ, लिबरलाइजेशन, उसी को भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद के जो चेतना जागृत हुई उसमें योगदान दिया। तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी जो इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला क्या आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है 10वां क्लास में। और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को तो एकदम रपट के रखिए, इस चैलेंज को पकड़ के रखिए। तब ये धीरे धीरे हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, टोटल विषय इस पे होगा। अभी मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए, कुछ व्यवस्था करेंगे धीरे धीरे। और अपने आप ही वीडियो सब क्वालिटी वगैरह, वॉइस वगैरह जो भी थोड़ा बहुत आपको अच्छा लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, वो अब सब ठीक कर देंगे हम, ये आपसे वादा करते हैं। मगर हमको प्रोत्साहित कीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए। चलिए, तो पहला राष्ट्रवाद में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होता है। देखिए महत्वपूर्ण घटना में क्या क्या होता है। पहला, 18वीं शताब्दी में जैसे अभी देख रहे हैं जर्मनी को, इटली को देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड को देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त थे और इन छोटे राज्यों में एक स्वतंत्र शासक अपना शासन करता था। कौन करता था? वहाँ एक अपना एक स्वतंत्र शासक था जो अपने ढंग से शासन को छोटे छोटे टुकड़ों में चला रहा था। ठीक, फिर क्या होता है, 1789 ईस्वी में फ्रांस क्रांति होता है, फ्रांसीसी क्रांति होता है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली। अब देखिए, राष्ट्रवाद तो आपको हम बता चुके थे, वही जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 ईस्वी में। आपको पहले सदी समझा देते कि सदी कैसे, ही 18वीं सदी हुआ, मतलब इसका मतलब अभी साल कौन सा चल रहा है, 2023, तो ये 20 में एक जोड़िए तभी सदी हो जाएगा 21वीं। और उसी 1700 से जो स्टार्ट होगा उसमें 17 में एक जोड़िए तो 18वीं शताब्दी, ये 21वीं सदी या शताब्दी, आ गया समझ में, सदी शताब्दी। अब देखिए 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्र भावना की जो पनपा, उसका पहला अभिव्यक्ति, मतलब व्यक्त कर दिया कि हम अब राष्ट्र के लिए जिएंगे और मरेंगे, मतलब हमें राष्ट्र भावना जाग गया। क्योंकि उस समय राजा बहुत निरंकुश था। देखिए फ्रांस में राजतंत्र, उस समय जैसी फ्रांसीसी क्रांति हुआ राजतंत्र समाप्त हो जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को प्रभुसत्ता सौंपी जाती है। इस क्रांति के पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश, देखिए ये इंपॉर्टेंट शब्द है, कौन सी है, निरंकुश। निरंकुश, निरंकुश अब कहते किसको है, निरंकुश, वाइस मतलब जिस पर अंकुश नहीं कोई लगा सकता है, मतलब खराब बेकार राजा, कि मतलब आज नियम लावो कल हटा दो तोड़ दो कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे अभी उत्तरी कोरिया में किम जोंग को कुछ लोग कहते हैं कि निरंकुश है, उसी तरह मतलब नया नियम अपने लावो हटावो तोड़ो कोई कुछ नहीं बोलेगा, निरंकुश। आगे इसको हम बताएंगे। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता, देखिए फिर यहाँ नेपोलियन राजतंत्र को हटा के 1804 ईस्वी में क्या किया, तो लागू करता है कौन चीज, नेपोलियन संहिता। इसमें जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार दिया गया था उसको समाप्त कर इस न्याय, न केवल न्याय के समक्ष समानता, मतलब न्याय में खाली समानता नहीं दिया बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी क्या किया, सुरक्षित किया। समझ रहे हैं? नहीं समझिएगा तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम थोड़ा सा और उसको बता देंगे कमेंट में या एक वीडियो बना देंगे। और क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। जो क्रांतिकारी, जो फ्रांस में राज क्रांति हुआ, उदारवादी प्रजातंत्र का क्या हुआ, प्रजातंत्र मतलब प्रजा अब सरकार को चुनने लगा था, मतलब फ्रांस की क्रांति के बाद, मतलब जनता है ना। वहीं वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल, हाँ मगर ये नहीं था कि सबको दे दिया, वो इन्हीं पुरुषों को था जिसके पास क्या होता था, संपत्ति होती थी। मतलब पुरुषों में भी कौन, जो मतलब जैसे आज के भाषा में अडानी अंबानी है ना, उसी के पास था, मतलब जो एकदम ढेर सारा संपत्ति था, उसी को क्या था, वोट देने और चुने जाने का अधिकार, मतलब वही खड़ा होता था वही वोटो देता था। तब एक तरह से वो भी खराबे था। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से बने, मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं था बउआ, वो पहला ही साइड हो जाओ, मतलब उसको ना वोट देना है ना खड़ा होना है,
और पुरुषों, औरतों में तो यदि तुम औरतों को भी नहीं, तुम्हारे पास संपत्ति रहे नहीं, औरतों को भी क्या रखा, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबियन शासक के समय में सभी वयस्क, जैकोबियन शासक आया था बीच में, जो कि सभी वयस्क पुरुषों को क्या कर दिया था, मताधिकार दिया था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस ले। मगर नेपोलियन का जो इसी संहिता आता है वो सीमित मताधिकार, मतलब वही शासन जिसके पूंजीपति वाला शासन, वोट दो खड़ा हो, वो हुई। उसने महिला को अभ्यस्त का दर्जा दिया गया। महिला को क्या कर दिया, अभ्यस्त का दर्जा दे दिया, और उसको पिताओं और क्या कर दिया गया, पतियों के अधीन कर दिया गया। ठीक। वियना कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, तुम इसको याद रखना। वियना कांग्रेस कब होता है, 1815 ईस्वी में। कौन कौन देश होता है, ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर क्या किसको हरा दिया था, नेपोलियन को हराया था। के प्रतिनिधि यूरोप में एक समझौता कहाँ जमा होता है, ब्रिटेन। देखो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ के प्रतिनिधि जो होता है यूरोप में एक समझौता के लिए तैयार होता है, और उसमें वियना, यूरोप में प्रतिनिधि जो चुना जाता है उसके लिए वियना में कहाँ इकट्ठा होता है, वियना में। कायल होता है यूरोप में प्रतिनिधि कौन होगा, यूरोप का प्रतिनिधि कौन होगा, इसके लिए वियना में 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी जो यूरोपीय शक्ति थी इकट्ठा होता है 1815 ईस्वी में वियना में। इसीलिए इसको वियना कांग्रेस कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, चांसलर ड्यूक मेटरनिख। जो मेटरनिख आया था, याद है मेटरनिख। देखिए ये मेटरनिख की जो प्रतिक्रियावादी नीति था उसी के कारण, देखिए यहाँ मेटरनिख आ गया। यहाँ ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिख। वायसराय मेटरनिख, इसका अध्यक्षता कौन किया, पूछ देता है। वियना कांग्रेस संधि जो 1815 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। वायसराय में फिर क्या होता है, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को फिर से राजा नेपोलियन को हरा दिया। तो फिर तो राजा वाला, देखो राजा को नेपोलियन हरा, फिर नेपोलियन को सब मिल के हरा दिया, तो फिर से राजा वाला प्रथा स्टार्ट हो गया। उसमें क्या होता है, वर्साय में हुए प्रसा के राजा को किसको बना दिया गया, विलियम प्रथम को। 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट, किसका सम्राट बना दिया गया, जर्मनी का सम्राट। विलियम प्रथम को क्या बना दिया गया, जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। और सिमुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का क्या कर दिया गया, राजा बना दिया गया 1861 ईस्वी में। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका, देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए राष्ट्रवादी आंदोलनों में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली, औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र भी शुरू किए, अनेक स्वतंत्रता संगठक राजनीतिक संगठन भी बनाए और प्रदर्शन में भाग लिया। इतना सब होने पर भी असेंबली में उन्हें खड़ा होने का नहीं, देखिए तो फिर विरोध होबे करेगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, देखिए इसको इंपॉर्टेंट है। पहला जो होता है कुलीनबर्ग, पूछ देगा कुलीनबर्ग से आपका क्या तात्पर्य, ये पूछता है अंतिम में, भाई पूछता है, कंपटीशन लेवल तक इंपॉर्टेंट है। इसमें जमीन के मालिक और यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े शक्तिशाली वर्ग था। ठीक, मतलब इसमें कुलीनबर्ग में कौन कौन था, जमीन के मालिक और यूरोप महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली वर्गों का था कुलीनबर्ग मतलब शक्तिशाली वर्ग। ठीक है, इतनी याद रखिए। निरंकुशवाद, देखिए निरंकुश आ गया ना, मतलब ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, मतलब ऐसा सरकार कोई या उसकी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं। उदारवादी यानी लिबरलिज्म क्या होता है, लैटिनी भाषा का शब्द है जिसका लिब्रा पर आधारित होता है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता होता है। लिबरलिज्म का क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रता, मतलब एक नए मध्यम वर्ग के उदारवाद का अभिप्राय था क्या, मतलब व्यक्ति की आज़ादी, मतलब उदारवाद का क्या अभिप्राय था, व्यक्ति की आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। जनमत संग्रह, अब देखिए दो गो शब्द से बना, जन जोड़ मत और संग्रह। ठीक, जन माने होता है जनता, मत माने होता है वोट या इसी को कहते हैं विचार। ठीक, और संग्रह माने होता है जमा करना। ठीक, हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, जनमत संग्रह। ठीक, तो एक प्रत्यक्ष पर मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी प्रकार, मतलब मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र विशेष है, ठीक, वहाँ मुखिया जी रहते हैं, मुखिया जी के माध्यम से सबसे गांव-गांव पूछ लेवल जाता है कि आप यहाँ की करने वाले हैं, यहाँ एक बढ़िया सा मंदिर बनना चाहिए, कोई भी चीज़ कि मतलब कोई एक सार्वजनिक कार्य होना चाहिए, तो उसके माध्यम से ब्लॉक में फिर थाना में देवल जाता है। उसी तरह जनमत संग्रह हुई हुआ कि मुखिया जी जनमत संग्रह करके प्रतिनिधि के रूप में दी हैं। उसी तरह देखिए एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र, देखिए वही मुखिया जी एक क्षेत्र की सारी जनता किसी प्रस्ताव हुई सार्वजनिक कार्य को स्वीकार या स्वीकार करने के लिए, आपको ये नहीं जरूरी है
जन्म संग्रह में कि आप स्वीकारिए, आप अस्वीकार में भी वोट दे सकते हैं कि के लिए दिया जाता है। आ गया जनमत संग्रह। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो मतलब देखिए रूढ़ी मतलब परंपरा जो चलते आ रहा है कि हमारे बाबा ऐसे किलखी हल तो हमरो पापा ऐसे किलखी, तो वही रूढ़िवाद मतलब जो एक परंपरा जो चलते आ रहा है बहुत पहले से, परंपरा स्थापित संस्थानों पौराणिक परंपरा और रीति रिवाज पर क्या देता है बल, रीति रिवाजों पर क्या देता है बल देता है। यूटोपिया या कल्पना दर्शन एक ऐसे समाज की कल्पना मतलब एक ऐसा समाज की जो इतना आदर्श है कि मतलब पूरा आदर्श कि एक एकदम सबको समान, 2 रुपया सब में मतलब संपत्ति समान, पूंजी समान, धन सम्मान, सब कुछ सम्मान, इज्जत, कानून सब समान, मतलब एक ऐसा आदर्श समाज, एक आदर्श जिसका साकार होना लगभग क्या है असंभव है। कैसा मतलब वो जैसे नहीं होता है कि जैसे क्या हो जाता है कि काश मैं पक्षी होता तो उड़ पाता, कभी संभव हो सकता है नहीं नहीं। उसी तरह कि मतलब एक इतना आदर्श समाज का कल्पना कर लो कि वो असंभव वास्तविक में एग्जिस्ट करवे नहीं करे, मतलब जो रियल कभी हो ही नहीं सकता है। वो इसी को क्या कहते हैं कल्पनावाद या यूटोपिया। यूटोपिया ये देखिए पूछ देगा यूटोपिया तब फंस जाइएगा, इसीलिए याद रखिए यूटोपिया मतलब क्या होता है कल्पना दर्श मतलब एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका साकार होना लगभग क्या होता है असंभव होता है। रोमानीवाद क्या होता है एक ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन जो एक किसी खास तरह की राष्ट्रीय भावना, कोई मतलब एक विशेष राष्ट्र भावना जैसे स्वतंत्रता के लिए हो, समानता के लिए हो, मतलब कोई एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, उसी को क्या कहते हैं रोमानीवाद। ठीक है। नारीवाद क्या होता है, नारीवाद होता है क्या, नारीवाद हुआ स्त्री और पुरुष के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर, मतलब स्त्री रहो चाहे पुरुष हो उसको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता के सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही क्या होता है नारीवाद कहलाता है। जुंकर्स, अब देखिए जुंकर्स क्या होता है, परसा की एक सामाजिक श्रेणी है। जुंकर्स क्या है, परसा जो एगो शासन राज्य था, देश था, उसका क्या एक सामाजिक श्रेणी है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जुंकर्स क्या था, परसा की एक सामाजिक श्रेणी था जिसमें बड़े बड़े जमींदार लोग शामिल थे जिसे जुंकर्स कहते हैं। देखिए जॉल बेराइन इम्पोर्टेंट है। फिर जॉल बेराइन एक देखिए क्या था, जर्मन शुल्क संघ था। क्या था जॉल बेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ कब बना था, 1834 ईस्वी में पर्सिया की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोध, जैसे बहुत सारा जर्मनी में शुल्क राज्य था, उसमें शुल्क के लिए क्या अवरोध उत्पन्न था कि यहाँ 2 रुपया तो वहाँ 4 रुपया लग रहा है, काहे लग रहा है, तो उस सबको हटा कर उस समय जो मुद्रा समाप्त कर दिया और क्या किया मुद्रा की संख्या 2 कर दिया गया। मैं 20-30 वो था मुद्रा पहले प्रचलित जर्मनी में और राज्य के अलग अलग मुद्रा, तो उसको समाप्त करके मात्र 2 मुद्रा पर आ गया। यह जर्मनी संघ के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। मैं जॉल बेराइन क्या था, एक जर्मन शुल्क था जो मुद्रा को घटा के 20 से 2 कर दिया, 20 से 30 से घटा के 2 कर दिया, और ये एक जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का भी प्रतीक था, है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, जोसेफ मेजनी आता है, इटली के, देखिए इम्पोर्टेंट है, महान एकीकरण था जो यंग इटली नामक आंदोलन चलाया। इसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र का क्या था, घोर विरोधी था। राजतंत्र खत्म करो, राजतंत्र क्या करो खत्म करो, यही था जोसेफ मेजनी। फिर गैरीबाल्डी उसी का सहायक था। इटली के महान क्रांतिकारी जोसेफ मेजनी का सहयोगी अब समकालीन था। ये देखिए ये याद रखिएगा कि लाल कुर्ती नामक सेना तैयार कौन किया, गौरीवाल्डी या गैरीवाल्डी जो भी है वही किया था। इसकी सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया, मतलब वही जो लाल कुर्ती जो सेना था उसी की मदद से ऑस्ट्रिया को लाया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन भी किए। अब काउंट काबूर भी इटली का बिस्मार्क माना जाता है। इटली का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, उसी को, जैसे जर्मनी में बिस्मार्क था ना, उसी इटली में भी बिस्मार्क किसको कहा जाता है, एकदम ये भी इम्पोर्टेंट है। इटली का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, काउंट काबूर को कहा जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया राज्य का क्या था, प्रधानमंत्री पीएम था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। ठीक है। फिर बिस्मार्क देखिए जर्मनी में था। जर्मनी के इतिहास में जैसे अभी महात्मा गांधी का भारत में द्वितीय स्थान है, उसे जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान बिस्मार्क को प्राप्त था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। उसके प्रयास से ही जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण संभव हुआ। अब प्रतीकों का अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है प्रतीकों का अर्थ, मतलब कौन सा प्रतीक पूछ लिया था फंस जाइएगा एक नंबर में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, नहीं तो हम टेस्ट कभी लेंगे ऑनलाइन तो उसमें पूछ देंगे, हम ऑनलाइन टेस्टों लेंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे और टेस्ट लेंगे। यदि जिसको पसंद है वो टेस्ट दे दीजिएगा, नहीं जिसको पसंद है वो बोलिएगा नहीं दीजिएगा, हो गया।
अब देखिए जैसे दीजिएगा तो अपने फायदा है। अब देखिए प्रतीक क्या है, प्रतीक महत्व। देखिए प्रतीक में क्या है, पहले टूटी हुई बेड़ियाँ, जैसे कोई बेड़ी है, ठीक, ये बेड़ी हो गया और यहाँ से टूट गया, मतलब क्या हो गया, आज़ाद हो गया। क्या हो गया, आज़ाद हो गया, है ना, कि मतलब आज़ादी मिलना। टूटी हुई बेड़ियाँ क्या चीज़ का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है। टूटी बेड़ियाँ आज़ादी का प्रतीक। बाज छाप वाला कवच, बाज मतलब एक जर्मन समुदाय, बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति है। उसके बाद बलूत, बलूत पत्तियों का मुकुट। बलूत माने क्या हो, बलूत पत्ती वीरता। बलूत पत्ती किसका प्रतीक है, बलूत पत्ती वीरता का, ठीक। तलवार, तलवार तो जानबे करते हैं मुकाबला के लिए तैयार, तलवार मतलब मुकाबला के लिए तैयार। तलवार पर अब जैतून लपेट दे, मतलब शांति चाहिए, क्या है, शांति की चाह है। फिर है क्या है, काला लाल और सुनहरा तिरंगा, मतलब उदारवादी जो था लिबरलाइजेशन वाला, उसी का क्या है, झंडा है, जिसमें जर्मन राज्यों के ड्यूक ने प्रतिबंध कर दिया। जो ड्यूक राजा था मतलब उसको प्रतिबंध करवे करेगा। उगते सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य उग रहा है मतलब क्या हो रहा है, नए युग का सूत्रपात हो रहा है कि नहीं। उगते सूर्य का किरण मतलब एक नए युग का क्या हो रहा है, नए युग का सूत्रपात हो रहा है। अब देखिए हम फिर अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर एक नंबरीवा आज करा देते हैं, कल 3 नंबरीवा और 5 नंबरीवा कराएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। अब बोलिएगा तो बनाएंगे अगला वीडियो। जैसे देखिए क्या है, फेडरिक सॉरियो, यही एगो चित्रकार था जो मतलब बढ़िया चित्र बना दिया था, कि जिसका कल्पना करना क्या था, परे था, ठीक है। चित्र हम आपको दिखा देंगे अगला वीडियो में, चित्र हमको दिखाना है, ठीक। एक चित्रकार था, क्या था, फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार था। फिर क्या, अंस्ट रेनन, अंस्ट रेनन दार्शनिक था, फ्रांसीसी दार्शनिक था, दार्शनिक था, ठीक हो गया। जर्मन, फिर कुछ कह रहा है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, जर्मेनिया था। क्या था जर्मन राष्ट्र का रूपक, जर्मेनिया था। जर्मन रूपक क्या था, जर्मेनिया। किस बात का प्रतीक था, ये प्रतीक होगा वीरता का। क्या चीज़ का प्रतीक था, वीरता का। फिर क्या है, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू किसका, किस सिद्धांत का प्रतिपादक था, तो इसको आप बोल सकते हैं अधिकार, अधिकार विभाजन। किस सिद्धांत का, अधिकार विभाजन, अधिकार विभाजन सिद्धांत। इसी का एक और इसी को क्या बोलते हैं, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत या अधिकार विभाजन। मतलब मॉन्टेस्क्यू किस सिद्धांत का प्रतिपादक था, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत या अधिकार विभाजन सिद्धांत। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली, वही जानते करते 1789 ईस्वी, फ्रांस की राजक्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिए फ्रांसीसी क्रांति। फिर क्या, हाँ देखिए जॉल बेराइन आ गया नहीं, जॉल बेराइन क्या था, एक जर्मन, अभी पढ़े थे, देखिए आपको दिखा देते हैं। जर्मन शुल्क संग्रह था 1734 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके बीच क्या था, बीच जो शुल्क अवरोध था जर्मन राज्यों के बीच, उसको हटा दिया। उसमें वही 20 में से 20 में से क्या था, जॉल बेराइन क्या था, एक जर्मन शुल्क था। क्या था, जर्मन शुल्क संघ था। पहले याद रखिए क्या था, जॉल बेराइन जब संघ था, वह मतलब किया था, मतलब जो कर के लेके अवरोध था, कर अवरोध को हटाया था, कर अवरोध को हटा दिया और 2 मुद्रा कर दिया। कई गो मुद्रा पहले था, 20 के जगह अब कई मुद्रा आ गया, 2 मुद्रा। मेस्नी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संस्थान बताइए। मेस्नी द्वारा क्या स्थापित हुआ, यंग इटली, यंग इटली, इटली, यंग इटली और यंग यूरोप, 2 गो संस्था बना, यंग यूरोप, याद रखिए। मेजनी कौन सी बनाया था, यंग इटली, यंग इटली और यंग यूरोप, आ गया समझ में। मेजनी कौन बनाया था, 2 गो। 19वीं सदी की कौन ऐसी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भारी परिवर्तन किए थे, वही राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की भावना लिखिए, राष्ट्रवाद की भावना, हो गया, आ गया समझ में। उसके बाद क्या था, वियना, जानवे करते 1815 ईस्वी में। इसका हेड कौन था, वही ड्यूक मेटरनिक। फिर 1815 में किसका संबंध किसका है, 1815 ईस्वी में वही ड्यूक मेटरनिक, जो फिर से क्या किया, राजा तंत्र को भी लाया था।
नेपोलियन युद्धों के दौरान बदला में किस संधि? वियना की संधि, इसको तो भूलना नहीं है, इसी को वियना संधि बोलते हो। हो गया। उसके बाद क्या, किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती? इम्पोर्टेंट। किसने कहा था बताइए? यही मैटरनिक। क्या मैटरनिक। मैटरनिक जान रहे हैं ना? 1815 ईस्वी। कौन संधि? वियना कांग्रेस, वियना संधि कांग्रेस, जो भी याद रखिए। हो गया। उसके बाद किस संधि के ने यूनान के एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? ये याद रखिए, वो मान्यता दी। कुछ करे, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो इसको लिखिए कॉन्स्टेंटिनोपाल, कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि, कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि। ये बताइए, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। वोल्फटोन ने। किसने किया था? वोल्फटोन ने। अब आँख पर बंधी हुई पट्टी और तराजू लिए हुए जन्म करते कोर्ट में रहता, न्यायालय में थे, क्या चीज़ का प्रतीक होगा? न्याय का प्रतीक होगा। ये दो याद रखिए, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपाल की संधि था, वही था। ठीक। उसके बाद देखो, कौन आयरलैंड के विरुद्ध में आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? वोल्फटोन ने। क्या चीज़ का प्रतीक है? तराजू और न्याय, आँख में बंदी पट्टी तो देख भी करते होंगे फिल्म में, मूवी में, वो न्याय का प्रतीक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगा या पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, काहे कि हमको प्रोत्साहन मिल सके। और आगे लघुत्तरीय भी बताएंगे, और भी है क्वेश्चन बहुत सारा, वही सब बताएंगे। लघुत्तरीय 3 नंबर और 5 नंबर